बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि अशोक ने अपने राजा बनने के 8 वर्षों के बाद, यानी कि जब अशोक जो राजा बने तो उससे कलिंग को जीतने में 8 साल लग गए। और ये बात अशोक को कब फील हुई? जब उसने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली। लेकिन जब उसने कलिंग के युद्ध को जीत लिया तो उसकी जीत का जश्न मनाने के लिए, खुशी बनाने के लिए बहुत ही कम लोग बचे थे। क्योंकि उसकी नजर जहां जहां तक जा रही थी, सब तरफ लाशों के ढेर पड़े हुए थे, सभी तरफ खून ही खून हो रखा था। और उसने ये देखा कि इस युद्ध में खूब सारे ब्राह्मण, खूब सारे साधु, खूब सारे निर्दोष लोगों की हत्या हो चुकी है। तो अगर किसी युद्ध को या किसी जमीन के टुकड़े को हम किसी को मारकर जीतते हैं तो ये जीत सही मायनों में जीत नहीं कहलाएगी, है ना। बजाय इसके अगर हमें किसी को जीतना है तो उसके दिल को जीतना चाहिए, अच्छी बातों से, अच्छे मैसेजेस से। इससे अशोक इतना ज्यादा परेशान हुए कि ये युद्ध जीतने के बाद भी उन्होंने सिंहासन को त्यागने का निश्चय लिया और गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए धर्म के रास्ते पर चल पड़े। और उन्होंने ये सभी बातें इंस्क्रिप्शंस पर लिखवाई, यानी कि हार्ड सरफेस पर, चट्टानों पर, आयरन पिलर्स पर लिखाई। और ऐसा उन्होंने इस वजह से किया ताकि आने वाली जो जनरेशन्स हैं, जो उनकी संतान है या जो उनके पौत्र होंगे या मौर्यन एम्पायर के जो अगले राजा होंगे, वो भी इस बात को ध्यान में रखें कि युद्ध से किसी का भला नहीं होता है। युद्ध में बस एक दूसरे की जान ली जा सकती है, दिल को नहीं जीता जा सकता है। तो केवल जमीन के एक टुकड़े को जीतने के लिए अगर हम किसी की हत्या कर दे तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। इस वजह से अशोक ने सब कुछ त्याग दिया और बुद्ध धर्म को ग्रहण करके, उसे स्वीकार करके बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना बाकी जीवन बिताया। इस वजह से अशोक को इतिहास में, हिस्ट्री में यूनिक रूलर कहा जाता है। क्योंकि ये एकमात्र ऐसे राजा हुए जिन्होंने किसी युद्ध को जीतने के बाद में, है ना, धर्म का रास्ता अपनाया, राजपाट को त्याग कर। अब इसी में हम आगे पढ़ेंगे अशोक के ही बारे में कि अशोक फेल्ट दैट, यानी कि राज सिंहासन को त्यागा उन्होंने तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि अशोक को ये लगा कि अशोक की ये जिम्मेदारी है, इट वाज हिज ड्यूटी, ड्यूटी मतलब जिम्मेदारी, टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, यानी कि जो आम लोगों की समस्याएं हैं उनको सुलझाने की जो जिम्मेदारी है वो अशोक की है। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नॉन एज धम्मा महामत्ता। महामत्ता बेटा एक पोस्ट का नाम है और धम्मा का मतलब है धर्म, यानी कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, धर्म की बातों को सिखाने के लिए उन्होंने, अशोक ने विभिन्न अधिकारियों को अपॉइंट किया जो अलग अलग जगहों पर जाते थे और बुद्ध धर्म द्वारा सिखाई गई बातों को आम लोगों को बोलकर बताते थे। इसके अलावा अशोक ने अपनी कही गई बातों को कई आयरन पिलर्स और रॉक्स पर भी लिखवाया था। तो सभी लोग तो पढ़े लिखे नहीं होते कि वो उन पर लिखी हुई चीजों को पढ़ ले। तो इन धम्मा महामत्ता जो अधिकारी थे, ये लोग उन चीजों पर लिखी गई, उन रॉक्स पर लिखी गई बातों को आम जनता को पढ़कर सुनाते थे। और ये बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए जगह जगह पर जाते थे, ट्रैवल करते थे और धर्म के बारे में लोगों को मैसेजेस, ज्ञान देते थे। Ashoka also sent messengers to spread ideas about Dhamma to other lands। यानी कि न केवल भारत में उन्होंने विभिन्न मैसेंजर्स, मैसेंजर्स मतलब होता है दूत, तो न केवल भारत में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दूतों को भेजा, बल्कि दुनिया के विभिन्न देश जैसे सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका,
इन देशों में भी अपने मैसेंजर्स को भेजा ताकि यहाँ पर भी बुद्ध धर्म का प्रचार हो सके और लोग धर्म के रास्ते पर चल सके। ये देखिए, इस मैप में देखिए बच्चों, जहां जहां पर आपको कुछ डार्क पिंक कलर दिख रहा है ना, कुछ जगह पर ये देखो ये लाइट पिंक कलर है और ये यहाँ पर डार्क पिंक कलर है, ठीक है। तो इस डार्क और लाइट पिंक कलर से हम क्या समझ पा रहे हैं कि जहां पर डार्क पिंक है वहां पर देखो इधर साइड में परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिखा हुआ है ना, मैप में ही देखना, सामने देखो। मतलब जहां डार्क पिंक है वहां पर बुद्ध धर्म को पालन करने वालों की संख्या ज्यादा है, यानी कि बुद्ध धर्म के फॉलोवर्स वहां पर ज्यादा है जहां पर डार्क पिंक कलर हो रखा है। और जहां पर लाइट पिंक है वहां पर फॉलोवर्स की संख्या कम है। तो देखो ये रहा इंडिया, कहाँ दिख रहा है आप सभी को, कहां पर है इंडिया, ये रहा इंडिया। तो यहाँ पर लाइट पिंक कलर हमें दिख रहा है, यानी कि भारत में भी बुद्ध धर्म को फॉलो किया जाता है, माना जाता है, लेकिन यहाँ पर बुद्ध धर्म के अनुयायी यानी कि फॉलोवर्स क्या हैं, कम है, ठीक है। अब श्रीलंका, ये रहा श्रीलंका, कहाँ आता है श्रीलंका बता सकते हो, ये रहा, ये है श्रीलंका इस जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर डार्क कलर है, मतलब श्रीलंका में काफी ज्यादा बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। देखो यहाँ पर जहाँ डार्क पिंक कलर आ रहा है वहां पर 90 to 100 लिखा हुआ है, मतलब ज्यादातर जनसंख्या बुद्ध धर्म को मानने वाली है, ठीक है। अब वापस इस पर आ जाते हैं। इसके अलावा अशोक ने और क्या किया, ही बिल्ट रोड्स, यानी कि सड़कें बनवाई, डग वेल्स, डग मतलब खुदाई करना, वेल यानी कि कुएं, तो कुओं को बनवाया, बिल्ट रेस्ट हाउसेस यानी कि धर्मशालाएं वगैरह बनवाई, ही अरेंज्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, यानी कि जैसे जिसको हम बेटा क्लिनिक और डिस्पेंसरी हॉस्पिटल्स बोलते हैं ना, तो उस समय पर ऐसे छोटे मोटे चिकित्सालय उन्होंने बनवाए जो न केवल मानव का उपचार करते थे, भाई ह्यूमन बींग्स का तो सभी उपचार करते हैं, बल्कि उन्होंने जानवरों के देखभाल करने के लिए भी, अगर उन्हें कोई रोग हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो उनके भी ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने हॉस्पिटल्स या मेडिकल ट्रीटमेंट का अरेंजमेंट किया। तो इसलिए कहा जाता है अशोका को यूनिक रूलर, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। मतलब अशोक का दुनिया को क्या मैसेज था, तो अशोक का मैसेज ये था, क्योंकि अशोक का ये मानना था कि जो हम लोग होते हैं यानी कि आम जनता जो होती है वो दुनिया भर के रीति रिवाज को परफॉर्म करती है ना। रिचुअल्स मतलब होता है रीति रिवाज, दे परफॉर्म वेराइटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल, व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड और व्हेन चिल्ड्रंस आर बोर्न, यानी कि बच्चे के जन्म के समय, किसी व्यक्ति की जब शादी होती है या किसी की मृत्यु हो जाती है या बीमार हो जाता है, तो हम काफी ज्यादा पूजा पाठ यज्ञ वगैरह ये सब करते हैं। तो अशोक का ऐसा मानना था कि ये सारी चीजें, ये सारे रीति रिवाज कोई फायदे का मतलब नहीं है इनको करने का। इसकी बजाय अगर हम दूसरे अन्य कामों को करें और इन कामों की मदद से अगर हम आम जनता के दुखों को दूर कर सकते हैं, तभी सही मायने में वो रिचुअल कहलाएगा, ऐसा अशोक का मानना था। अब वो दूसरी चीजें क्या हो सकती है, तो अशोक ने कहा, पहला पॉइंट लिखा हुआ है, बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, यानी कि जो भी हमारे नौकर हैं, जो गुलाम हैं, जो दास हैं, उनके साथ नम्रता से पेश आया जाए, रेस्पेक्टिंग वंस एल्डर्स, बड़ों का आदर किया जाए, ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद कंपैशन, क्रिएचर्स मतलब प्राणी, धरती पर जितने भी प्राणी हैं उन्हें कंपैशन यानी कि प्यार दिया जाए, गिविंग गिफ्ट टू द ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, जो भी साधु हैं ब्राह्मण हैं उन्हें समय समय पर कुछ भेंट यानी कि गिफ्ट दी जाए। इट इज बोथ रॉन्ग टू प्रेज वन ऑन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर रिलीजन, अशोक का ऐसा मानना था
कि अपने धर्म को अच्छा बताना, उसकी तारीफ करना और दूसरे धर्मों की आलोचना करना बहुत ही गलत बात है। इफ वन प्रेसेस वन रिलीजन व्हाइल क्रिटिसाइजिंग अनदर, देन वन इज एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वन ऑन रिलीजन। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, मतलब अपने धर्म को अच्छा बताता है और दूसरे धर्म की आलोचना करता है, तो वह और कुछ नहीं, अपने धर्म को ही चोट पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि किसी भी धर्म में ऐसा नहीं कहा जाता कि वही सबसे अच्छा है और दूसरा खराब है। Therefore, one should try to understand the main ideas of another religion and respect it. इस वजह से हमें सभी धर्म में कही गई अच्छी बातों को अपनाना चाहिए और उनका सम्मान भी करना चाहिए। ये सब अशोक ने बताया। अब आते हैं बेटा हम एल्सवेयर सेक्शन में। बुक में लास्ट टॉपिक है आपका एल्सवेयर सेक्शन। एल्सवेयर सेक्शन में हम पढ़ेंगे बेटा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में। ठीक है, तो इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को आपको याद होगा बहुत अच्छे से, 7 वंडर्स में भी शामिल किया जाता है। डू यू ऑल नो दिस थिंग बेटा? इफ यू नो दिस थिंग देन रेज योर थंब। यस, वेरी नाइस, ओके। तो जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उसे चाइनीज एम्परर्स, यानी कि चाइना के जो सम्राट थे, है ना। एम्परर और किंग में फर्क होता है बेटा। किंग को बोलते हैं राजा और एम्परर को बोलते हैं सम्राट। किंग होता है किंगडम का और एम्परर होता है एम्पायर का। तो एम्पायर बड़ा होता है किंगडम के मुकाबले। तो जो चाइना के एम्परर्स थे उन्होंने ही ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाया था लगभग 2500 साल पहले। लिखा हुआ है अराउंड 2400 ईयर्स एगो। लेकिन अब बनाया किस जगह पर था, है ना। तो मैं एक मैप शेयर कर रहा हूं जिससे आपको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन का बहुत अच्छे से पता लग पाएगा। ये देखिए, ये है पूरा एशिया, है ना। जो बाउंड्री वॉल, सॉरी चाइना का ये जो बाउंड्री वॉल है ये बना हुआ है, चाइना एशिया में ही आता है। अब ये जो है ना, ये देखो, ये यहाँ पर ये वाला जो एरिया है जो जिगजैग बना हुआ है, ये है बेटा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और इस डायरेक्शन को कहा जाता है बेटा नॉर्थ डायरेक्शन। यानी कि चाइना के नॉर्थ डायरेक्शन में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाया गया, है ना। और ये जो बाउंड्री बनाई गई, इसी बाउंड्री को कहा गया है बेटा फ्रंटियर्स। फ्रंटियर्स आपकी बुक में एक वर्ड है, फ्रंटियर्स शब्द का अर्थ होता है बाउंड्री, है ना। तो चाइना की नॉर्थ बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि नॉर्थ साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस वॉल को बनाया गया है उसे कहा जाता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब इसी साइड क्यों जरूरत पड़ी, केवल नॉर्थ साइड पर ही क्यों बनाया गया? क्योंकि उस समय पर इस नॉर्थ डायरेक्शन से खूब सारे हमलावर्स, हमलावर को इंग्लिश में कहा जाता है बेटा इन्वेडर्स, तो खूब सारे इन्वेडर्स चाइना पर अटैक किया करते थे। तो ये जो डायरेक्शन थी नॉर्थ डायरेक्शन, ये बहुत ही ज्यादा असुरक्षित थी। तो इसे सुरक्षा देने के लिए कौन यहाँ पर हमला करते थे? ज्यादातर उन लोगों को कहा जाता था बेटा पेस्टोरल पीपल। अब ये पेस्टोरल पीपल कौन होते हैं? ये होते हैं बेटा बेसिकली नोमाड्स। नोमाड्स कहाँ सिखाया? फर्स्ट चैप्टर में सिखाया। जो मतलब एक जगह पर रुकते नहीं है ना, भोजन पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, है ना, घोड़े वगैरह का यूज करते हैं। देखो मैं इमेज भी बताता हूँ आपको, ये रहे, दीज आर द पेस्टोरल पीपल, है ना। तो ये लोग चाइना की नॉर्थ साइड पर बार बार हमला किया करते थे, है ना। इस वजह से चाइना पर बार बार इनका कंट्रोल हो जाता था। तो चाइनीज एम्परर ने इस नॉर्थ साइड को कंट्रोल करने के लिए क्या किया, वहां पर बड़ी बड़ी दीवारें बना दी, यानी यानी कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो समझ में आया बेटा आपको कि कहां पर है? अब वापस से मैं उसी जगह पर आता हूँ, उसी स्लाइड पर आता हूँ। It was meant to protect the northern frontiers of the empire from pastoral people. Addition to the wall, यानी कि ये जो वॉल थी बेटा, ये एक बार में नहीं बनाई गई है, इसे
2000 सालों तक बनाया गया, यानी कि लगभग 2500 साल पहले चालू हुआ इसका काम, और आज से 2000 साल पहले तक इसका काम चलता रहा। मतलब 500 सालों तक इस दीवार को बनाया जाता रहा, है ना। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे दीवार बनती जा रही थी, वैसे वैसे फ्रंटियर्स यानी कि चाइना की बाउंड्री, जो उनकी चाइनीज एम्पायर की जो बाउंड्री थी, वो भी चेंज होती जा रही थी, है ना। यानी कि अगर मान लीजिए किसी को किसी एम्पायर पर किसी इन्वेडर यानी कि हमलावर का कंट्रोल हो गया, तो वो उसके कंट्रोल में आ गया, वहां पर चाइनीज एम्पायर की बाउंड्री नहीं होगी। और चाइनीज एम्परर्स ने अगर किसी को कंट्रोल में ले लिया, तो वो भी उनके एम्पायर में शामिल हो गया, तो वहां पर बाउंड्री। तो इस वजह से बाउंड्री एक तरह से, ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ये स्ट्रेट नहीं है एकदम से, है ना, थोड़ा सा घूमती हुई है, यानी कि थोड़ा सा घुमाव है इनमें, टर्न्स हैं। इसलिए कहा गया है द बाउंड्री केप्ट शिफ्टिंग। ये देखिए, अब ये दीवार कितनी लंबी है उसके बारे में बात करते हैं। द वॉल इज अबाउट 6400 किलोमीटर्स लॉन्ग। बहुत बड़ी दीवार है बेटा, छोटी मोटी नहीं है, इसीलिए 7 वंडर्स में आती है। 6400 किलोमीटर लंबी दीवार है, और इसे बनाया गया है पत्थरों और ईंटों की मदद से। स्टोन का मतलब होता है पत्थर, ब्रिक मतलब होता है ईंट। विद ए रोड अलोंग द टॉप, यानी कि इस दीवार के टॉप पर रोड बनी हुई है। ये देखिए, ये इस तरह से रोड, है ना। मैं अभी पूछूंगा 2 मिनट आपसे, डाउट पूछूंगा, तब आप बोलिएगा, ठीक है। ये जो बीच में रोड बनी हुई है, ये इस तरह की रोड है। और इस पर जगह जगह पर, यानी कि हर 200 मीटर पर एक टावर बनाए गए हैं। ये रहा वो टावर, है ना, ये रहा अगला टावर। तो हर 200 मीटर पर बेटा यहाँ पर टावर्स बनाए गए हैं, जिसमें क्या रहते थे, सैनिक रहते थे, जो दूसरी तरफ दुश्मनों की को देखा करते थे कि कोई हम पर हमला करने तो नहीं आ रहा है। तो इन टावर्स को इसलिए बनाया गया था। ठीक है बच्चों। सेवरल थाउजेंड पीपल वर्कड, यानी कि एक दो व्यक्तियों ने नहीं बनाया है, हजारों व्यक्तियों का वर्क हुआ है इस पर, तब जाकर ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी है ना। ये मैंने बता ही दिया आपको, हर 200 या 100 मीटर पर वॉच टावर्स बनाए गए हैं। तो ये था बच्चों हमारा सिविक्स का चैप्टर नंबर 8। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, है ना। अब मैं